नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ मानस। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मानस एकेडमी पर। आइए देख लेते हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आज हम लेकर आए हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प कौन सा है, यह चुनिए। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, जब तक बिहार की स्थिति का पता नहीं चलेगा तब तक हमें ना तो जम्मू कश्मीर की स्थिति का पता चल पाएगा ना गोवा की। इसलिए देख लेते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था, बिहार की स्थिति के बारे में बताया था। जो बिहार है वो ये वाला रहा, एकदम उत्तर प्रदेश के पूरब में। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया बिहार। अब दोस्तों, गोवा की स्थिति मैंने कल वाली क्लास में नहीं बताई थी। तो गोवा देख लेते हैं दोस्तों। गोवा रहा ये, और जो जम्मू कश्मीर है वो है ये वाला, यानी कि जो दो हिस्सों में बट गया है जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख लद्दाख और J&K में, तो जम्मू कश्मीर ये वाला रहा। तो यहाँ पे हमें देखनी है कि स्थिति, अब जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कौन सा उत्तर में है या उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब यानी कि ईस्ट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, और यहाँ पे ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बिहार है दोस्तों, बिहार ये रहा। तो अब बिहार की स्थिति ना तो साउथ में ही है। अगर साउथ देखेंगे, साउथ तो ये हो जाएगा, और ना ही नॉर्थ में है, ना ही वेस्ट में है, ना ही ईस्ट में है। लेकिन बिहार जो गोवा है, गोवा की स्थिति ये रही। तो यहाँ पे गोवा की स्थिति को अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एकदम ये वाली स्थिति बन रही है यहाँ पे। तो ये वाली स्थिति अगर यहाँ पे देखेंगे दिशाओं में, तो ये वाली स्थिति यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें आपको कल बताया था, जो कि होता है यहाँ पे होता है दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम। अब देख लेते हैं दोस्तों, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर की स्थिति। जम्मू कश्मीर यहाँ पे एकदम इस साइड में। तो ये वाली, ये जो है ये वाली दिशा, ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे दोस्तों जिसमें होगा क्वेश्चन होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, जिसमें भी होगा वो आंसर एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे उत्तर पश्चिम भी दिया हुआ है, और उत्तर पश्चिम भी दिया हुआ है, और दक्षिण पश्चिम भी दिया गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि है बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। बी है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। और सी है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और डी है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन राइट डी। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की दिशा क्षमता है। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें आंसर आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, मैपिंग चित्रण, मैपिंग स्किल, चित्रण कौशल। और जो अगला प्रश्न दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, वो हो जाएगा 64 नंबर, किस
राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश थी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों NCF 1975। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अगला प्रश्न, ये है, अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहला ऑप्शन, बी है दक्षिणी क्षेत्र, सी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और डी है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो कि सेवन सिस्टर का क्षेत्र पड़ता है। और अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो नहीं है इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही जल्दी गलत होते हैं, तो इसका वहाँ पे जाके एकदम हाईलाइट कर लेना है ऐसे ही। तो पहला ऑप्शन है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, सी जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, और डी है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है जो गलत है, और गलत है यहाँ पे बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन और सी है जलवाष्प और डी है उपर्युक्त सभी, जो कि एकदम राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव, एकदम राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे एक कारण ये हो सकता है, एक होता है कारण ये कि जैसे कि आपने देखा जो ठंडे अपने यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वो हैं हिमालय से दूसरी साइड में, मतलब यहाँ पर जो लद्दाख का एरिया पड़ता है वो हिमालय के इधर उधर है। तो यहाँ पे जो मानसून इधर से आ रही होती है, जो मानसून इधर से आ रही होती है वो यहाँ पे टकरा के वर्षा करा देती है, इधर यहाँ पे वर्षा हो जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये पड़ता है वृष्टि छाया में। तो जितनी भी वर्षा होती है वो यहाँ तक आते आते टकरा के यहाँ पे गिर जाती है, बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, जो कि वृष्टि छाया का क्षेत्र बोलते हैं इसे। तो ये हो जाएगा वृष्टि छाया का क्षेत्र। तो यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा वृष्टि छाया का क्षेत्र, जो है ये वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ता है। ऑप्शन उसमें होगा वृष्टि छाया का क्षेत्र होने के कारण। तो यहाँ पे एकदम राइट जवाब हो जाएगा हिमालय, जो भारत में ठंडे रेगिस्तान है मानसून से प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है सल्फर और डी है क्लोरीन। तो यहाँ पे दोस्तों एकदम राइट जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे मतलब जो ताजमहल का जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे रबर की फैक्ट्री हैं, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री, और एक और है जो बहुत ही ज़्यादा वो है प्रसिद्ध है, वो मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। तो इससे सीधा सीधा असर उसके पीला रंग होने के कारण पड़ता है। मतलब जितने भी ये फैक्ट्रियां हैं और जो ताजमहल का पीला रंग पड़ता है वो इन्हीं फैक्ट्रियों के कारण पड़ता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोस्तों चोल राजवंश और बी है चालुक्य डायनेस्टी, सी है काकतीय वंश और डी है
पल्लव राजवंश। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन राइट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा काकतीय राजवंश, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और अगला देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन आपको एकदम राइट दिखाई दे रहा है पहले से ही, मास यानी द्रव्यमान। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश गुजर नहीं सकती। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है अपारदर्शी, बी है पारभासी, सी है पारदर्शी और डी है उत्तल। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा पारदर्शी, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों दाब, बी है टेम्परेचर यानी तापमान, सी है सतह क्षेत्र और डी है भार। तो यहाँ पे दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं हम। अगला है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कक्षा में बहस आयोजित करना, जो कि एकदम गलत है। अगला है समूह चर्चा, ये भी गलत है। और सी है पोस्टर चर्चा, ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और जो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो रहेगा डी, यानी कि यहाँ पे है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में, जिससे कि बहुत ज़्यादा संरक्षण होगा पेड़ों का, क्योंकि एक एक पेड़ अगर हर कोई बंदा लगाएगा तो बहुत ही जल्दी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 77। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। बी है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ जीने में मदद मिली। सी है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। अब डी है यहाँ पे, इससे समुदाय के उन पीड़ितों उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो यही वाला दोस्तों प्रासंगिक नहीं है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। और बी है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है। और सी है यह वास्तविक परिस्थिति को सीखने का अवसर प्रदान करता है। और डी है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। बी है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यक्रम से लिंक करना। दोस्तों यहाँ पे बाल विकास की बात, जो बच्चों की पहले दूसरे तीसरे क्लास की बात की जा रही है, यहाँ पे वैश्विक मुद्दों की बात नहीं की जाएगी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और पाठ्य चर्या से बाहर, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, जो कि एकदम राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं, कक्षा तीन के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य
रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑप्शन ए है परिवार की परिभाषा गलत है। बी है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। सी है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण पर समावेशी नहीं है। और डी है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। अगला देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? ए हो जाएगा चित्र खींचना, बी है फील्ड भ्रमण, सी है श्यामपट्ट का उपयोग, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे दोस्तों राइट जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। क्योंकि हम लोग जानते हैं ईवीएस कक्षा में चित्र भी खींचने पड़ेंगे, फील्ड में भ्रमण के लिए भी जाना पड़ेगा, श्यामपट्ट का तो उपयोग होगा ही। तो अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत। तो एकीकृत भी होना चाहिए, इंक्लूसिव भी होना चाहिए, थेमेटिक भी होना चाहिए यानी विषयगत भी होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ए कि यह एक अवैध कार्य है, बी है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, और सी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, जो कि एकदम राइट जवाब है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इधर राइट जवाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे बी है ईवीएस, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, जो कि एकदम राइट है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के संबंध में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन है स्कूल बैग का वजन कम करना, बी है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, सी है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों यही वाला है, सी नंबर, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला है लड़के और लड़कियां अलग 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 सीख सकते हैं, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पे पक्षपात वाली बात आ गई, तो ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। और बी है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना यहाँ पे। और अगला है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। और अगला है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो यहाँ पर राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, वाला BALA का पूरा रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, और बी है ब्रेल एज लर्निंग एड, सी है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जो कि एकदम राइट है दोस्तों। यहाँ पर सी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग।
अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन? तो ए है यहाँ पर, ए है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। बी है विचार जो अवधारणाएं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। सी है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। और डी है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है मिथ, बी है साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य जो कि एकदम गलत है, सी है स्टीरियोटाइप और डी है अंधविश्वास। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा। तो दोस्तों एक और आता है, एक आता है कि पक्षपात, एक होता है रूढ़िबद्ध धारणा। तो पक्षपात वाले में ये हो जाएगा जैसे टीचर अगर बच्चों को खेलने के लिए कहता है तो लड़कियों को अगर मना कर देता है, लड़कों से कहता है, तो वहाँ पे हो जाएगा पक्षपात। यहाँ पे रूढ़िबद्ध है, जैसे कहते हैं समाज में कहते हैं कि कैसे लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो वो एक रूढ़िबद्धता है। तो यहाँ ये थी दोस्तों 2018 की ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।